सेठ हरभजन सिंह शहर के जाने माने रईस आदमी थे। उनके 2 बेटे थे, कुशाल और पंकज। कुशाल बड़ा था और पंकज छोटा। बड़े बेटे कुशाल की शादी पलक नाम की लड़की से हो गई थी। अब पंकज भी शादी लायक हो चुका था, परंतु उसकी शादी में एक दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत था उसका छोटा कद। उसके छोटे कद की वजह से उसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी। इसी समस्या का समाधान लेकर एक दिन पंडित जी उनके घर आते हैं और कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है सेठ जी। मैंने जो लड़की देखी है वो लड़की बिल्कुल पंकज के साथ मेल खाएगी। उसका कद भी पंकज बाबू की तरह छोटा है। वो लोग भी अपनी बेटी सरिता के लिए छोटे कद का लड़का ढूंढ रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें पंकज की फोटो दिखा दी। उनको पंकज बहुत पसंद आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी। अच्छा हुआ आपने इस रिश्ते के लिए बात किया। आप जब कह रहे हैं कि लड़की अच्छी है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देर किस बात की है जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। वो सब तो ठीक है सेठ जी, पर बस एक परेशानी है। कैसी परेशानी पंडित जी, बताइए। वो लड़की वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, पर बहुत संस्कारी लोग हैं। अरे पंडित जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि लड़की वाले पैसे वाले नहीं हैं। हमें बस लड़की से मतलब है जो कि अच्छी होनी चाहिए। और कब से पंकज के लिए हम लड़की के लिए ही तो परेशान थे। अब जब अच्छी लड़की मिल रही है तो हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे। आप लड़की वाले को कह दीजिएगा कि हम कल लड़की देखने आ रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं लड़की वालों को ये बात कह देता हूँ। ये सारी बातें कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। उनकी ये सारी बातें उनकी बड़ी बहू पलक सुन लेती है। वो कमरे में आकर अपने पति से कहती है, सुना जी आपने, अपने पंकज भैया के लिए गरीब लड़की से बात चल रही है। पता नहीं माँ बाबूजी को क्या हो गया है। घर की इज्जत की जरा भी चिंता ही नहीं है। गरीब लड़की घर में आएगी तो गांव समाज वाले क्या कहेंगे। अरे पलक, उसकी चिंता तुम मत करो। पंकज बचपन से ही बोना है। उसके लिए बोनी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अब जो मिल रही है वही ठीक है। पंडित जी का बताया रिश्ता सेठ और सेठानी को पसंद आ जाता है। फिर कुछ ही दिनों में शादी की मुहूर्त निकलवाकर उन दोनों की शादी हो जाती है और सरिता उनके घर बहू बनकर आ जाती है। सरिता कद में भली ही छोटी थी, लेकिन दिखने में वो बहुत सुंदर थी। ऊपर से उसके लंबे घने बाल उसकी सुंदरता को और निखारते थे। पंकज और सरिता एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पंकज कहता है, माँ और बाबूजी, मैं सरिता को शहर से दूर प्राचीन मंदिर है ना, वहाँ घुमाने ले जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर लेकर जाओ, बहू को भी अच्छा लगेगा। तभी तमतमाती हुई पलक वहाँ आती है और अपने पति से कहती है, हाँ हाँ अच्छा है। अभी 4 दिन हुए नहीं देवरानी जी को घर आए हुए और अभी से इन्हें बाहर घूमने जाना है। मुझे इस घर में आए हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है, परंतु मुझे किसी ने कहीं नहीं घुमाया। अरे पलक, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार तो बोला है, पर तुम खुद ही बात को टाल देती हो। अरे पलक बहू, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें भी घूमने जाना है तो तुम भी कुशाल बेटे के साथ चली जाओ। नहीं, रहने दीजिए बाबूजी, मुझे कहीं नहीं जाना। इतना बोलकर पलक अपने कमरे में चली जाती है। तभी सरिता की सास कहती है, अरे सरिता बहू, पलक की बातों का बुरा मत मानना। वो थोड़ी जुबान की कड़वी है, पर दिल से साफ है। कोई बात नहीं माँ जी। बहू, तुम सच में बहुत अच्छी हो और तुम्हारे ये बाल तो बहुत ही सुंदर है। ये बाल तुम्हारी सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं। सच में तुम्हारे आ जाने से ऐसा लगता है कि जैसे घर में रौनक आ गई हो। बहू, मंदिर जाते वक्त लाल वाली साड़ी पहनना, वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए खास दुकानदार से मंगवाई है और ये लो सोने का सेट, उस साड़ी पर बहुत खिलेगा। पहली बार घर से कहीं बाहर घूमने जा रही हो तो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाना तो बनता है। शुक्रिया माँ जी। इधर पलक सरिता को घर में इतना प्यार मिलता देखकर उसे ईर्ष्या करने लगती है। इस बोनी सरिता का तो कुछ करना ही होगा। ये बोनी बहुत तेज है। ऊपर से जब देखो तब सब इसकी बालों की तारीफ करते रहते हैं। अगर मैं इसके बाल ही खराब कर दूं तो हाँ, यही अच्छा रहेगा। फिर एक रात पलक जब सरिता सो रही थी तो चोरी चुपके उसके कमरे में घुसकर उसके शैम्पू में एक बहुत ही खतरनाक केमिकल मिला देती है और चुपके से उसके कमरे से निकल जाती है।
अब आएगा मजा। जब ये बोनी कल अपने बाल धोएगी तो अपने आप को शीशे में देख नहीं पाएगी। अगली सुबह जब सरिता उठकर नहाने जाती है और शैम्पू यूज करती है तो उसके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। अरे ये मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे बाल इतने ज्यादा कैसे गिर रहे हैं? सरिता जब बाथरूम से निकलकर कंघी करती है तो उसके सारे बाल कंघी के साथ ही निकल जाते हैं। ये देखकर सरिता बहुत परेशान हो जाती है। वो बिल्कुल टकली हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सरिता रोने लगती है। सरिता की रोने की आवाज सुनकर उसकी सास और उसके जेठानी पलक उसके कमरे में आती है और वो भी सरिता को ऐसे देखकर चौंक जाती है। अरे बहू, ये क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहाँ गए? देखिए ना माँ जी, मेरे बाल कितने अच्छे थे। आज मैंने शैम्पू किया, उसके बाद मेरे सारे बाल झड़ गए। अब मैं क्या करूँ? मन छोटा मत करो बहू, कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, बस थोड़ा समय लगेगा। तभी मन ही मन पलक खुश होते हुए कहती है, कितनी भी कोशिश कर ले, अब तेरे बाल कभी वापस नहीं आएंगे। और पलक की बात सच हुई। जैसा पलक ने सोचा था वैसा ही हुआ। काफी दिन बीत गए परंतु सरिता के बाल वापस नहीं आ रहे थे। तभी एक दिन परेशान होकर सरिता अपने घर के बाहर बगीचे में बैठे कुत्ते को रोटी खिला रही थी। उसे जानवरों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो रोजाना शाम को कुत्तों को खाना खिलाया करती थी। आज भी सरिता कुत्तों को रोटी खिला रही थी। तभी उनमें से एक कुत्ता कहता है, सरिता दीदी, क्या बात है? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, अब बहुत उदास उदास हो। कुत्ता को बोलते देख सरिता चौंक जाती है। अरे, तुम तो इंसानी भाषा बोलते हो। हाँ दीदी, हम लोग बोल सकते हैं, पर हम ये सच्चाई किसी को नहीं बताते, नहीं तो हमें सब पकड़ लेंगे। परंतु तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए हमने तुम्हें अपनी सच्चाई बताई। क्योंकि हम काफी दिनों से आपको देख रहे हैं, आप बहुत उदास रहती हो, इसलिए आज हमसे रहा नहीं गया। अब बताओ, आप उदास क्यों हो? क्या पता आपकी परेशानी हम दूर कर सके। इधर सरिता कुत्तों से बातें कर रही थी। तभी बगीचे में उसकी सास भी आ जाती है और वो खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। क्या बताऊं, जैसे कि तुम सबको भी पता है, मेरे बाल बहुत अच्छे थे। फिर एक दिन मैंने अपने बाल धोए, उस दिन के बाद से मेरे सारे बाल झड़ गए। अब वो वापस ही नहीं आ रहे हैं। मैं बिल्कुल गंजी हो गई हूँ। इस रूप में मुझे कहीं बाहर जाने में भी शर्म आती है, इसलिए मैं खुद को बहुत डिमोटिवेट महसूस करती हूँ। अरे बस इतनी सी बात, अपनी आंखें बंद करो और देखो मेरा जादू। कुत्ते के कहने पर सरिता अपनी आंखें बंद करती है और देखते ही देखते सरिता के सर पर बहुत ही प्यारे चांदी के बाल आ जाते हैं। उन चांदी के बालों में सरिता बहुत सुंदर लग रही थी। अब अपनी आंखें खोल लो और देखो तुम्हारे सर पर कितने सुंदर बाल आ गए हैं। सरिता अपने बालों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे कुत्ते, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है दीदी, आपने हम जानवरों का बहुत ख्याल रखा है। अब ये तो सुनो कि आपके बाल खराब किसने किए थे? किसने किए थे? आपके बाल आपके जेठानी पलक ने ईर्ष्या की भावना से खराब किए थे। वो आपसे बहुत ही ईर्ष्या करती है, इसलिए उसने आपके साथ ये हरकत की है। क्या पलक भाभी ने ऐसा किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तभी पीछे से उसकी सास कहती है, सरिता बहू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। हम इंसानों से अच्छे तो ये जानवर है जो किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी वफादारी निभाते हैं। तुम इन्हें रोजाना खाना खिलाती हो और देखो बदले में आज इन्होंने तुम्हारी मदद की। पलक बहू ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। फिर सास घर के अंदर जाती है और सबको आवाज लगाकर बुलाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। पलक, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें किस चीज की कमी मिली है इस घर में जो तुम सरिता से ईर्ष्या करने लगी? अरे बल्कि तुम्हें तो सरिता के साथ अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करना चाहिए था। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। पलक भाभी, अगर सरिता चाहती तो वो भी आपसे नफरत कर सकती थी। आपकी हाइट देखकर आपसे जल सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका मन साफ है। छोटी हाइट का तो मैं भी हूँ, तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे भी नफरत करती हैं?
अगर ऐसा है तो मैं और सरिता इस घर में नहीं रहेंगे, ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सबकी बातें सुनकर पलक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। आप लोग प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे माफी मांगना है तो सरिता बहू से मांग। सरिता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पलक सभी घर वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। सरिता के कहने पर सभी घर वाले पलक को माफ कर देते हैं और सरिता भी बड़ा दिल रखकर पलक को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से सभी कुशल पूर्वक एक साथ रहने लगते हैं। सोनपरी की जादुई छड़ी की चोरी। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती अपनी सौतेली बहन चंपा के साथ रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल बीत चुके थे। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। आरती स्वभाव से बहुत ही नेक और दयालु थी, जबकि उसकी सौतेली बहन चंपा बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो गांव में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो अक्सर गांव में रहने वाली लड़कियों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। आरती अपनी सौतेली बहन चंपा को बहुत समझाती, लेकिन वो उसकी एक न सुनती, ना ही घर का कोई काम करने में उसकी मदद करती। ऐसे ही एक दिन, चंपा, सारा दिन भर अकेले काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करती? हाँ, नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होंगे, ऐसे काम तुझको ही शोभा देते हैं। हाँ। इतना कहकर चंपा आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। बेचारी आरती घर का सारा काम खत्म कर 2 पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती। एक दिन की बात है, सोनपरी अपनी परी सखियों के साथ उसी गांव में घूमने पहुंची। वहां सुंदर बहता हुआ झरना देख सभी परियां वहीं रुक गई और झरने के नीचे नहाने लगी। तभी इत्तेफाक से चंपा घूमते घूमते वहां जा पहुंची और मन ही मन बोली, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, आज क्यों न झरने के नीचे नहाने का आनंद लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। उस आरती की बच्ची ने सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन तभी परियों को झरने के नीचे नहाते देख चंपा घबराते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गई और बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, और ये तो परियां हैं। तभी आपस में परियां बात करने लगी। राजकुमारी सोनपरी, आज फिर से आप रानी परी को बिना बताए पृथ्वीलोक घूमने आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आई हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी रानी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो चंद्रलोक किसी काम से गई है, उन्हें आने में समय लगेगा। अब ये सब बातें छोड़ो और झरने में नहाने का आनंद लो। चंपा उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी चंपा की नजर झरने के पास एक चट्टान पर रखी चमकती हुई चीज पर पड़ी। फिर वो हैरानी से बोली, अरे ये तो जादुई छड़ी है, लगता है इन्हीं में से किसी परी की है। क्यों ना मैं ये जादुई छड़ी चुरा लूं, फिर तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहते हुए उन परियों की नजरों से बचकर चंपा जादुई छड़ी चुराकर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद जब सोनपरी अपनी सखियों के संग झरने से बाहर आई और चट्टान के पास अपनी जादुई छड़ी ना पाकर सोनपरी के होश उड़ गए। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। राजकुमारी, लगता है किसी ने आपकी जादुई छड़ी चुरा ली है। रानी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अब मैं क्या करूँ? राजकुमारी, अब आप जल्दी से परिलोक चलिए और रानी माँ को सच सच बता देना। पता है, रानी माँ ने मुझे जन्मदिन पर जादुई छड़ी उपहार में दी थी, उन्हें मैं कैसे बताऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। बताना तो पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब चलिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सोनपरी अपनी सखी परियों के साथ वापस परिलोक लौट गई और महल पहुंचकर सोनपरी अपनी माँ रानी परी को डरते हुए सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनते ही रानी माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम इतनी लापरवाह हो? अगर जादुई छड़ी किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी का पता जल्दी लगा लूंगी।
वहीं दूसरी ओर चंपा जादुई छड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंची। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद चीजें प्रकट कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए ढेर सारे फैशनेबल कपड़े, गहने और मेकअप का सामान मांग लेती हूँ। ये कहकर चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही उसकी कही हुई सारी चीजें प्रकट हो गई। चंपा ये देख खुशी से झूम उठी। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब देखती हूँ गांव की लड़कियां मुझे कैसे नीचा दिखाती है। अब मैं अपने लिए ब्रांडेड टीवी और फ्रिज भी मांगती हूँ। फिर मैं बैठकर मजे से अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखा करूँगी और फ्रिज का ठंडा पानी भी पिया करूँगी। ये कहते हुए चंपा ने फिर से जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक बड़ा एलईडी टीवी और फ्रिज प्रकट हो गया। उसके बाद चंपा मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। शाम को जब थकी हारी आरती काम पर से घर लौटी तो घर पर टीवी और फ्रिज देख हैरानी से चंपा से बोली, अरे चंपा, ये टीवी और फ्रिज किसका है? ये मेरा है। क्या कहा? पर ये सब लाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास जादुई छड़ी है ना। जादुई छड़ी? हाँ, ये देख, मेरे पास परी की जादुई छड़ी है। पर तेरे पास परी की जादुई छड़ी आई कहाँ से? मैं ये जादुई छड़ी चुरा कर लाई हूँ। ये कहते हुए चंपा आरती को सारी बात बताती है। सारी बात सुन आरती चंपा को समझाते हुए बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे परी की जादुई छड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी। अगर परी को तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे कड़ी सजा देंगे। अपनी बकवास बंद कर, मुझे पता है तू मुझसे बहुत जलती है। अब जा यहाँ से और मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दे, समझी? इतना कहकर चंपा आरती की बात को अनसुना कर टीवी देखने में मग्न हो गई। कुछ देर बाद चंपा को जब भूख लगी तो उसने जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर मजे से खाने लगी। वहीं बेचारी आरती सूखी रोटी खाकर सो गई। फिर अगली सुबह चंपा नए कपड़े और गहने पहनकर गांव भर में घूमने लगी। चंपा को देख गांव की लड़कियां हैरानी से आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो, इस चंपा को कितना इतरा रही है। इसके पास नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? कहीं से चुरा कर लाई होगी। इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ जो अपने लिए ढंग का कपड़ा भी खरीद सके। मुझे तो लगता है कहीं से मांग कर लाई होगी, किसी ने तरस खाकर दे दिया होगा। भिखारिन को। ये कहते हुए लड़कियां चंपा पर हंसने लगी। तब चंपा गुस्से से बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ये देख चंपा गुस्से से तिलमिलाकर बोली, रुको, लगते तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और उन सभी लड़कियों के बालों में आग लगा दी। देखते ही देखते उन सभी के बाल जल गए और वो गंजी हो गई। हम गंजी हो गए। हमारे सारे बाल जल गए। अब हमसे शादी कौन करेगा? रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से। अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही जलाए हैं। गुस्सा दिलाए तो तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगी। चंपा की बात सुन सभी लड़कियां डरकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। उन लड़कियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया। अब देखती हूँ कैसे मुझसे नजरें मिलाती है। घर आकर चंपा कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास नए कपड़े और गहने तो ढेर सारे हैं, फिर मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? क्यों ना मैं अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लूं। मेरे पास जादुई छड़ी जो है, अब मैं अपनी जिंदगी ऐश आराम से बिताऊंगी। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपने लिए आलीशान बंगला प्रकट किया। अरे वाह, ये बंगला तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे बंगले के आसपास गांव वाले के बने झोपड़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं गांव वालों को यहाँ से भगा दूंगी। उसके बाद चंपा सब गांव वालों को धमकाते हुए बोली, सुनो तुम सब लोग, जल्दी से गांव खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके घर चलाकर राख कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने आलीशान बंगले के आसपास तुम जैसे गरीब लोगों की झोपड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी? घमंड में चोर चंपा को गांव वालों पर अत्याचार करते देख आरती गुस्से से बोली, चंपा तुम ये क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? तुम जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। ज्यादा गांव वालों की तरफदारी मत कर, समझी? वरना तुझे भी गांव से बाहर कर दूंगी
और तुम गांव वालों, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सभी घरों में आग लगा दी। अपने घरों को जलता हुआ देख सभी गांव वाले रोते हुए बोले, अरे करमचली, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे झोपड़ी में आग लगा दी। भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। चलो निकलो यहाँ से और जाकर जंगल में रहो। तुम लोगों को अभी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे? मेरे पास जादुई छड़ी है जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। चंपा के हाथों में जादुई छड़ी देख बेचारे सभी गांव वाले डर कर वहाँ से जाने लगे। तभी चंपा आरती से बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? तू भी यहाँ से दफा हो जा, जंगल में जाकर अपने रहने की जगह ढूंढ ले। आरती दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से सोनपरी अपनी रानी माँ के साथ उस गांव में आ पहुँची। झोपड़ियों में लगी आग को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तभी उन्हें पेड़ के नीचे रोते हुए आरती दिखाई दी। वो दोनों आरती के पास गई। आरती ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। सच्चाई जान रानी परी गुस्से से बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी की जादुई छड़ी चुराई और छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर रानी परी अपनी बेटी सोनपरी को लेकर चंपा के आलीशान बंगले में जा पहुंची और अपनी जादुई शक्तियों से चंपा को बंदी बना लिया। ये देख चंपा गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपनी जादुई छड़ी वापस ले लो, पर मुझे छोड़ दो। रानी परी ने चंपा से सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गांव वालों की जलती हुई झोपड़ियों को सुंदर घरों में बदल दिया। ये देख सभी गांव वाले रानी परी का धन्यवाद करने लगे। फिर चंपा को देख सभी गांव वाले गुस्से से फूट पड़े। परी जी, आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसने हमें घर से बेघर कर दिया था। ये कहते हुए सभी गांव वाले चंपा को भला बुरा कहने लगे। लेकिन तभी चंपा की सौतेली बहन आरती बोली, माना कि मेरी बहन ने सभी गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो रानी परी जी। आखिर जैसी भी है मेरी बहन है। मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखा दुष्ट लड़की, जिस बहन के साथ तुमने इतना गलत व्यवहार किया वही तुम्हारे लिए विनती कर रही है। चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सभी से माफी मांगी। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी सोनपरी के साथ वापस परिलोक लौट गई। अब चंपा का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो घर के कामों में बहन आरती की मदद करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब दोनों बहनें हंसी खुशी प्यार से मिलजुल कर रहने लगी।